dear students, how are you all doing? I hope आप लोग सब बहुत अच्छे हैं and I am doing great as well. I am Nandini, your educator and mentor at Learn Karo. If you are new to this channel, don't forget to subscribe. As I say always, okay, I'll be taking up your legal studies for class 12. क्या करने वाले हैं आज हम? Unit 2, subsection B part हम आज शुरू करने वाले हैं. This is part 1 of that video. हम topics of law पढ़ रहे हैं. लॉ ऑफ प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुका है, नहीं चेक किया है तो अभी के अभी चेक करके आओ. टुडे वी आर स्टार्टिंग विद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, आज हम कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले. बहुत प्यारा टॉपिक है. हवा बनाओगे तो नहीं समझ आएगा, मेरे साथ समझोगे ना, वील राइट एंड जस्ट लर्न हो जाएगा एकदम से. ठीक है, नहीं समझ आया वीडियो को 2 बार देखो, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, इन दी एंड पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए डिसलाइक करके मुझे बताना, सजेशंस देना, अपने फीडबैक जरूर बताना. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. ऑल राइट, इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट्स. कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कमर्शियल लॉ. बुक खोल के बैठोगे तो ये वर्ड मिलेगा, कमर्शियल लॉ. आप पूछोगे कमर्शियल लॉ होता क्या है? कमर्शियल लॉ is a branch of law that deals with rights, ठीक है, relations and conduct of persons and businesses that deal in commerce या merchandise, trade या sales. इसीलिए commercial law को हम लोग क्या भी बोलते हैं? trade law भी बोलते हैं, mercantile law भी बोलते हैं. ये public law as well as private law दोनों में यूज होता है commercial law. ये किसका सबसेट है? ये सबसेट है सिविल लॉ. ठीक है, क्लियर हुआ कमर्शियल लॉ क्या है? क्या है? ट्रेड लॉ या मर्चेंडाइज लॉ भी बोलते हैं इसको. ठीक है, ऑल कमर्शियल लॉ ट्रांजैक्शंस यूजुअली बिगिन विद एन अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट. इन दोनों में भी फर्क होता है, अग्रीमेंट अलग होता है, कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है. इसमें कहा गया है इवन इफ आई एम विजिटिंग अ सैलून टुडे, मैं अपना हेयर कट लेकर आ रही हूँ, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वो मुझे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. This is also what? There is also a contract between us. ठीक है, चाहे कोई सेल परचेज है, चाहे कोई एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज है, these are integral, very important part in day-to-day activities. In such instances, an agreement is happened. Agreement takes place. cut कर देना. In such instances, an agreement actually takes place that involves the rights. I have right to so and so. I have an obligation towards this and there are liabilities also. ये 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं. इनके बारे में हम पढ़ेंगे, बट आपको पता होने चाहिए कुछ राइट्स होते हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, मॉरल ड्यूटीज होते हैं, एज वेल एज कुछ लायबिलिटीज होते हैं. और इस सब कॉन्ट्रैक्ट्स को गवर्न कौन करता है? इन सब कॉन्ट्रैक्ट्स को गवर्न करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. आगे कहीं लिखा आ जाएगा ईयर 1872. ईयर याद रहना चाहिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है, देखो यहाँ आ भी गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ये ईयर याद रखना. ठीक है, इसे ICA बोलते हैं. अंडर सेक्शन 2H, एन अग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट. तो कभी भी आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ जाए, और अग्रीमेंट क्या है? अग्रीमेंट को एक प्रॉमिस भी बोलते हैं. अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ. ठीक है, एनफोर्सेबल बाय लॉ इज व्हाट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. इतनी बात समझ आ रही है? देखो इसमें ये लिखा है, एन अग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट. एन अग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस. प्रॉमिस किस चीज का? हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, अग्रीमेंट्स मस्ट मीट सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं अग्रीमेंट्स के, उसके बाद वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. क्या क्या चीजें होती हैं देखो, इस वीडियो में मैं आपको एक जस्ट बता रही हूँ, एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बट आने वाले वीडियोस में हम इनको डिटेल्ड पढ़ेंगे. फॉर इंस्टेंस कंसिडरेशन है तो कंसिडरेशन क्या है, कंपीटेंट है तो कंपीटेंस का मतलब क्या है. ठीक है, सर्टेन क्राइटेरिया कौन से होते हैं बस हम ये पढ़ लेते हैं, इनको हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे. ठीक है, कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट होती है, पार्टीज कंपीटेंट होनी चाहिए. कंपीटेंट मैंने अपने लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में भी बताया था, आप लोग को याद हो तो नहीं याद है, थोड़ा डिटेल में हम इस बार भी पढ़ेंगे. ठीक है,
फिर एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक कंसेंट होनी चाहिए, दोनों के बीच में फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कोर्स्ड नहीं होना चाहिए। सबका क्या मतलब है हम देखेंगे। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, लॉ ये नहीं कहना चाहिए कि ये एग्रीमेंट वॉइड है, इसमें तुम घुस ही नहीं सकते हो, इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं कर सकते हो। एंड इट इज इंपॉर्टेंट दैट पर्सन्स should have the intention as well as the mindset to enter into a contract। इस सब का मतलब हम हल्के हल्के पढ़ते जाएंगे, बट हमें सब चीजें याद होनी चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक अग्रीमेंट ठीक होने चाहिए, लॉ उसको वॉइड नहीं बोले, फ्री कंसेंट भी हो, कंसिडरेशन भी हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी हो, ठीक है, कंसिडरेशन हो, पार्टीज भी कंपीटेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय द लॉ। इंटेंशन भी होना चाहिए एज वेल एज द माइंडसेट भी होना चाहिए। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को? चलो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, कि सब जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो अग्रीमेंट तो है और कुछ अग्रीमेंट्स, बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सिंपल सी बात है ना, जो भी अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो तो अग्रीमेंट ही है ना, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। पर कॉन्ट्रैक्ट किस चीज से बन के आ रहा है? बन के तो अग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल हो रहा है तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ठीक है, यही तो फर्क है। अगर आप थोड़ा सा टेक्निकलिटी देखो इसमें, तो अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल इन द आईज ऑफ लॉ लीड्स टू कॉन्ट्रैक्ट। यही चीज मैंने आपको बताई थी, है ना, ठीक है, ये चीज मैंने तो लिख के बताई थी। पर हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होता है, पर हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। देयर आर लॉट ऑफ अग्रीमेंट्स, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सके। क्यों? क्योंकि वो एनफोर्सेबल नहीं रहे, ठीक है। तो अब आपको बताती हूँ, उसका केस लॉ भी है, इसमें दिया होगा। हाँ देखो, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर 1919 का केस है। ये सब अपनी बुक में पढ़ लेना, मैं आपको एक बार बता रही हूँ ये है क्या। आप कहोगे बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर, एक इंसान अपने आप से केस लड़ रहा है। नो, दिस इज मिसेस बैल्फोर वर्सेस मिस्टर बैल्फोर, बट इसके केस को बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर ही बोलते हैं, ठीक है। 1919 का केस है। हस्बैंड वाइफ सिलोन में रहते थे, सिलोन अब श्रीलंका हो गया है, देखो यहाँ पे लिखा होगा, हाँ सिलोन में रहते थे, अब श्रीलंका हो गया है। इंग्लैंड आए थे कुछ टाइम के लिए, वेकेशन के लिए। जो मिसेस बैल्फोर थी वो बीमार पड़ गई थी, तो उनको इंग्लैंड में ज्यादा टाइम के लिए रहना पड़ा। जैसी वेकेशन खत्म हुई, मिस्टर बैल्फोर अपने काम के लिए वापस सिलोन लौट गए। उन्होंने एक प्रॉमिस किया कि सिंस आप बीमार हैं, आपको हम 30 यूरोस हर महीने पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। कुछ टाइम तक तो मिस्टर बैल्फोर ने मनी प्रोवाइड करी, पर उनके बीच में थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स हो गए, थोड़ी क्योस हो गया उनके बीच में, गलत हो, ऐसे बात खराब हो गई उनके बीच में कि मिस्टर बैल्फोर ने मनी भेजना छोड़ दिया, ठीक है। इंग्लैंड अब वो मनी नहीं, यूरोज नहीं सेंड करती। तो अब हुआ क्या, मिसेस बैल्फोर ने ना ये केस फाइल किया अगेंस्ट मिस्टर बैल्फोर दैट ही इज नॉट गिविंग हर द मनी, एंड ये बात कोर्ट ने हेल्ड करी दैट द केस will not be in favor of Mrs. Balfour. Why? Because there was no legal intention to get into a contract. इनके बीच में कोई contract नहीं है, you cannot sue him. उसने बोला मैं 30 यूरोस तुमको सेंड करूंगा, 30, but you cannot just sue him on the basis that there was no legal intention. कोई legal intention नहीं थी लॉ में आने की, therefore there is no enforceability, there is no contract, it is a mere agreement, ठीक है। देखो इसमें लिखा हुआ कहीं, the arrangement between the husband and wife was a moral obligation. moral obligation मतलब एक morality होनी चाहिए कि हाँ husband भेज रहा है, उसकी ड्यूटी होनी चाहिए, and there was no intention to get into any legal relationship, ठीक है। ये केस लॉ अगर आए तो सब फैक्ट्स ये सब लिख कर आना, ठीक है। आपकी बुक में सब कुछ यही लिखा हुआ है जो सब मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। Decision clearly shows that agreements that create a legal obligation are only contracts. अगर एक legal obligation बन रहा है, अगर वो enforceable by law है, तभी वो contract बन सकता है, नहीं तो these agreements are mere agreements, जिसमें कोई legal obligation ना हो तो वो contract नहीं बन सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ आई? चलो नेक्स्ट देखते हैं। द मेकिंग ऑफ एन अग्रीमेंट, जनरल प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। इसमें हम सिर्फ एक्सेप्टेंस एज वेल एज ऑफर की बात करेंगे। ऑफर या फिर प्रपोजल भी बोलते हैं, एक्सेप्टेंस की बात करेंगे।
और बात हम अपकमिंग वीडियोस में करेंगे, ठीक है। द फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी, ये सब चीजें चार्ट बनी हुई है, ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं, इसमें हम ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं इस वाली वीडियो में, हम सिर्फ ऑफर एज वेल एज एक्सेप्टेंस की बात करेंगे बिफोर वी कॉल एन एंड। आने वाली वीडियोस में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंसिडरेशन क्या है, कैपेसिटी क्या होती है, फ्री कंसेंट, ये सब चीजें मैं हल्के हल्के कवर करती जाऊंगी, ठीक है। चलो ठीक है, ऑफर या फिर प्रपोजल भी बोलते हैं एज वेल एज एक्सेप्टेंस। क्या है ये? ऑफर और प्रपोजल इज द फर्स्ट स्टेप। मैं किसी चीज को कह रही हूं दैट आई वांट टू बाय माय लैंड एट 5 lakhs फॉर इंस्टेंस, ठीक है, 5 लाख रुपीज में मैं आपको अपना लैंड बेचना चाहती हूँ। सो व्हाट इज दिस? दिस इज एन ऑफर। मैं एक ऑफर ही तो रख रही हूँ, एक प्रपोजल ही तो रख रही हूँ आपके सामने। द विलिंगनेस टू डू समथिंग और टू नॉट डू समथिंग, दिस इज व्हाट इज एन ऑफर, ठीक है। इसमें कहीं लिखा हुआ when one person signifies to another, मैं किसी को signify कर रही हूँ his willingness to do or not to do certain things, it is called offer, ठीक है। सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर ये डिफाइन हो रखा है। when one person signifies to another his willingness to do or not to do certain things, ठीक है, to do or not to do certain things, it is called एंड ऑफर। इसे ऑफर बोलते हैं, यहाँ पे इसे प्रपोजल भी बोल सकते हो, ठीक है। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड ऑफरर, जो बना रहा है वो ऑफरर है, जिसको किया जा रहा है वो ऑफरी है। द ऑफर मस्ट बी गिवन विद एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। अगर मैं कोई ऑफर दे रही हूँ, वो आगे से एक्सेप्ट करे या कुछ भी करे, मैं कोई हवा में ऑफर नहीं कर सकती हूँ। मेरे और जिसको मैं कर रही हूँ एक इंटेंशन होनी चाहिए कि हाँ, अगर तुम इसको फुलफिल नहीं करो या मेरी साइड से गलत है ऑफर, या तुम्हारी साइड से एक्सेप्टेंस के बाद गलत चीज आ रही है, तो हम दोनों एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं और ये बात कोर्ट में डिसाइड होगी, ठीक है। समझ आया? एंड असेंट और कंसेंट, या हाँ कर दिया गया, असेंट दे दिया गया, हाँ ठीक है, या किसी चीज की कंसेंट गिवन टू एन ऑफर, अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है, I give an assent to this, yes you can go forward with this, yes I want to buy this land, yes okay। आपकी वेबसाइट पे लिखा होता है ना, do you want to agree with the terms and conditions, and you just click on the box, एक बार टिक कर देते हो and you just press okay, this is also a consent, ये भी तो एक consent ही है that you are visiting their website, ठीक है। समझ आया? These are all, देखो आपकी बुक में भी यही लिखा है, by saying yes okay you are just all accepting the offer, or an offer of a website also amounts to an acceptance। so what is this called? जब एक ऑफरी ऑफरर को कंसेंट या असेंट देती है, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। इसे क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस बोलते हैं। एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स एन अग्रीमेंट। तो अब आप हमें एक बात पता लग गई है, या तो ऑफर या फिर प्रपोजल भी बोलते हैं। प्रपोजल को अगर एक्सेप्ट किया जा रहा है, एक्सेप्टेंस मिल रही है, तो वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी एक अग्रीमेंट। और अग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। वेरी वेरी सिंपल। देखो एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ए एक्सप्रेसेस हिज विलिंगनेस टू बाय सेल हिज कॉटेज फॉर 5 lakhs। ए की विलिंगनेस है, इज द ऑफर। ए ऑफरर है, यहाँ बी कौन है? ऑफरी है। बी ने एक्सेप्ट कर लिया है इस चीज को, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बोलते हैं। A's offer when accepted becomes an agreement। इससे ये क्या बन जाएगी? एक अग्रीमेंट बन जाएगी, ठीक है। जब एक ऑफर या प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है? वो एक अग्रीमेंट बन जाता है। एंड ऑफर कैन एक्सेप्टेंस मस्ट बी डेफिनेट। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कह दूं कि हाँ मैं तुम्हारा घर तो खरीद लूंगी बट मैं तुम्हारा गार्डन नहीं लूंगी। ऑफर जो किया जा रहा है उसकी एक्सेप्टेंस बहुत डेफिनेट और सर्टेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं ठीक है चलो दे देना, बट यार अभी पता नहीं यार मेरा दिल नहीं है लेने का, मतलब मेरे को डेफिनेट आंसर देना है येस और नो में, मे भी नहीं चलेगा वहां पे, ठीक है। डेफिनेट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। इफ द ऑफर एंड ऑफर या फिर एक्सेप्टेंस, या फिर ऑफर वो कह रहा है यार 4-5 लाख में ले लेगा क्या, नो, दिस हैज टू बी डेफिनेट, क्लियर होना चाहिए, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, इक्विवोकल नहीं हो, अनइक्विवोकल होना चाहिए, वेरी वेरी क्लियर। इफ द ऑफर और एक्सेप्टेंस इज नॉट क्लियर इनफ,
to conclude a contract, it is considered invalid. This is definitely invalid अगर कोई भी ऑफर क्लियर नहीं है, डेफिनेट नहीं है, ठीक है, एम्बिग्विटी है. Also an offer and acceptance must be communicated. इसकी कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि मैंने तुम्हें ऑफर किया और तुम मन में सोचो चल ठीक है यार ले लूंगा. बताओ तो सही, उसका एक्सेप्टेंस भेजो तो सही. कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ईमेल कर दो या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर दो, कैसे भी कर दो, बट एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देखो दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या ओवर ईमेल कर सकते हो. एक्सेप्टेंस जब तक नहीं हुई है उससे पहले रेवोकेशन भी हो सकती है, विड्रॉल भी हो सकती है. जैसे मैंने तुम्हें ऑफर किया, अभी तुमने एक्सेप्ट तो नहीं किया, उससे पहले मैंने फोन कर दिया यार आई वांट टू विड्रॉ दिस, आई वांट टू रिवोक दिस, आई डोंट वांट टू सेल दिस. ठीक है, मे बी आई हैव गॉट अ बेटर बाय या आई हैव गॉट अ बेटर आइडिया फॉर दैट मैटर. ठीक है, और ऑफर लैप्सेस, ऑफर क्या होता है, खत्म हो जाता है. एनी ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस. दोनों साइड से रिवोक हो सकता है, खत्म हो सकता है बिफोर द एक्चुअल एक्सेप्टेंस. ठीक है, चलो ठीक है. लास्टली ये देखते हैं बिफोर वी कॉल एन एंड टू दिस. इसके बाद अपकमिंग वीडियोस में हम हल्के हल्के जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जैसे मैंने आपको बताया. ठीक है, चलो ठीक है. यहाँ देखो, इन एन इंग्लिश केस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी. कौन से ईयर का केस है ये? 1893. ईयर्स याद रखोगे बहुत अच्छा होगा. बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर 1919 का केस है, ये 1893 का केस है. इसमें क्या हुआ, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने बोला एनी पर्सन हु हैज इन्फ्लुएंजा कंज्यूम्स, ठीक है, वो यूज कर रहा है स्मोक बॉल को फॉर 15 days विल नॉट हैव इन्फ्लुएंजा अगेन. उसको दोबारा इन्फ्लुएंजा नहीं पॉप अप होगा. ठीक है, नहीं होगा आने वाले दिनों में. तो क्या हुआ, देयर वाज दिस लेडी. इस लेडी का एक नेम नहीं है, इज द नेम गिवन, हाँ कार्लिल ही है उसका नेम. जस्ट माय बैड, मैं कंफ्यूज हो गई थोड़ा सा. मिसेस कार्लिल जो थी, इन्होंने केस किया था कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के ऊपर. इन्होंने ये चीज, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने ये चीज एडवर्टाइज की थी. ठीक है, अगर आप थोड़े से पढ़ो कि company was the manufacturer which used the treatment for influenza. Company believed that the medicine completely cured influenza. कंपनी को लगता था कि completely क्योर कर सकती है. The advertisement was put up offering a reward of 100 euros. किसी को भी 100 euros मिलेंगे जो कि जिसको इन्फ्लुएंजा हो गया, इसको 15 दिन रेगुलरली कंज्यूम करने के बाद भी. ठीक है, उसने कहा स्मोक बॉल कंटिन्यूसली फॉर 15 days. देखो ये लिखा है, उसने कहा एक अलायंस नाम का बैंक है, मैंने उसके अंदर 1000 euros जमा भी करा दिए हैं, रिवॉर्ड जरूर मिलेगा अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो गया. तो जो मिसेस कार्लिल थी, तो शी बॉट द स्मोक बॉल मेडिसिन एंड शी यूज्ड इट एज पर दी जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड हुए थे. बट मिसेस कार्लिल को फिर इन्फ्लुएंजा पॉप अप हुआ 15 दिन कंटिन्यूसली यूज करने के बाद भी. ठीक है, शी गॉट अ फ्रेश एपिसोड ऑफ इन्फ्लुएंजा. मिसेस कार्लिल sued for the 100 euros. किसको किया? कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी को उसने स्यू किया. तो इसका क्या डिसीजन आया, उसने पता है क्या बोला कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने कि आई हैड नो इंटेंशन टू गेट इनटू अ लीगल रिलेशनशिप. मैं कोई लीगैलिटी में नहीं जाना चाहता था कि मेरे ऊपर कोई केस कर दे. मैं तो सिर्फ एक ये अपने आप को प्रमोट करने के लिए एडवर्टीजमेंट निकाला था. आई हैड नो इंटेंशन. ठीक है, और मैंने कोई ऑफर थोड़ी किया जिसको तुम एक्सेप्ट कर रहे हो. ठीक है, उसने एक बात ये भी बोली थी, उसने अपने आप बूस्ट करनी थी मार्केटिंग, उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी और ये कोई ऑफर थोड़ी है. एंड ऑल्सो ऑफरी ने अपनी कम्युनिकेशन नहीं भेजी. अगर उसने एक्सेप्ट कर भी लिया मेरा ऑफर तो मेरे तक थोड़ी आई उसकी एक्सेप्टेंस, उसने मेरे को कम्युनिकेट थोड़ी किया. तो कोर्ट इज ऑल्सो स्मार्ट. कोर्ट बुद्धू नहीं होता है. ठीक है, वो सब एस्पेक्ट्स देखता है. कोर्ट ने बोला जो तुमने इतना ज्यादा मार्केटिंग करी है इस चीज की, दैट यू गेट 100 तुम्हें 100 euros मिलेंगे इफ एनीबडी हैज दिस फ्रेश एपिसोड ऑफ इन्फ्लुएंजा अगेन. और हो गया ऐसा मिसेस कार्लिल के साथ. तो उसने बोला कि although you had no intention, there was no offer, but there was a general offer. जनरल ऑफर इसी से पॉप अप हुआ था. जनरल ऑफर मतलब ऑफर टू पब्लिक एट लार्ज. वो कहता था मैंने किसी को ऑफर थोड़ी किया है, और ऑफर तो एक इंसान को किया जाता है, ऐसे थोड़ी वर्ल्ड को थोड़ी ऑफर किया जाता है. नो, बट कोर्ट ने बोला ये ऑफर जनरल ऑफर आया था, इसकी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना नहीं जरूरी होती है. मेयर फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस ही नेसेसरी होते हैं. अगर तुम कंडीशंस को फुलफिल कर पा रहे हो
then you are accepting the offer and ये बिल्कुल सही है and Mrs. Carlyle is very much eligible for this amount. ठीक है, अब देखो there was a real intention, definitely real intention तुम्हारी थी to get into a legal relationship, although तुम ये बात state कर रहे हो no, but there was a real intention also. Merely fulfilling the conditions of the offer is treated as acceptance. ठीक है, वर्ल्ड एट लार्ज पे होता है जनरल ऑफर, कम्युनिकेटिंग एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी, देयर इज नो नीड फॉर दिस एंड दिस कैन बी मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, mere fulfilling of the condition is more than sufficient. ठीक है, ये केस लॉ था, क्या नाम था इसका, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. ठीक है, 1893 का केस था ये, देखो यहाँ लिखा हुआ है. इसके बारे में बस इतना ही पढ़ना था. With this we come to an end of our part 1 of the video. आगे हम consideration, free consent, lawful object सब पढ़ने वाले हैं, हल्के हल्के पढ़ेंगे. ठीक है, भगाएंगे नहीं सब सिलेबस को, बट आप हर रोज वीडियोस देखो. ठीक है, आपको समझ आएगा. डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द ऐप. ठीक है, इसके अंदर सब नोट्स वगैरह मेंशन है, सब क्वेश्चंस भी हैं, एक बार जाकर जरूर चेक करो. एंड आई विल सी यू super soon. And till then, take care. I'm coming with the part 2 of the video super soon. Check कर लेना उसको. Law of property को भी check कर सकते हो, upload हो चुका है. We have started with law of contracts now. I will see you guys very soon. Till then, take care. Bye bye for now.